नमस्कार, वीएनएम स्टूडियो से मैं सोनल भारद्वाज आप सभी का वीएनएम टीवी के बुलेटिन में स्वागत करती हूं। देश, दुनिया, शहर, जिले की तमाम खबरें विस्तार से आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन आइए सबसे पहले नजर डालते हैं वीएनएम हेडलाइंस पर। देखते हैं क्या रही आज की अहम खबरें। सम्राट कैबिनेट विस्तार में 32 मंत्रियों ने ली शपथ। पहली बार मंत्री बने नीतीश कुमार के बेटे निशांत। गुजरात में गौमाता को राष्ट्रमाता घोषित करने की उठी मांग। व्यापारियों ने खून से पीएम मोदी को लिखा पत्र। और वडोदरा के मांडवी नवीनीकरण कार्य पर सवाल। कार्य की धीमी गति को लेकर नाराजगी। बिहार की राजनीति से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां सम्राट चौधरी सरकार का आज मेगा कैबिनेट विस्तार हुआ। सम्राट चौधरी के सीएम बनने के 22 दिन बाद आज गुरुवार को कैबिनेट का विस्तार किया गया। मेगा इवेंट में नीतीश के बेटे निशांत कुमार समेत 32 मंत्री सम्राट कैबिनेट में शामिल हुए। नए कैबिनेट में बीजेपी से 15, जेडीयू से 13, एलजेपी 2, एचएएम और आरएलएम से एक मंत्री हैं। 25 मिनट चले इस कार्यक्रम में एक साथ 5 विधायकों ने शपथ ली है। पहली बार में निशांत कुमार, श्रवण कुमार, विजय सिन्हा, लेसी सिंह और दिलीप जायसवाल ने शपथ ली। निशांत कुमार पहली बार मंत्री बने हैं। समारोह में पीएम मोदी भी शामिल हुए। कार्यक्रम के बाद प्रधानमंत्री ने नीतीश कुमार को अपने पास बुलाया, मंच पर उनसे हाथ मिलाया। इस दौरान नीतीश कुमार ने पीएम का कंधा पकड़कर हिला दिया। कार्यक्रम की शुरुआत में सीधे राष्ट्रगान बजाया गया, जबकि प्रोटोकॉल के हिसाब से पहले राष्ट्रगीत वंदे मातरम बजाया जाना था। 2 बार बिहार के स्वास्थ्य मंत्री रहे मंगल पांडे को इस बार कैबिनेट में जगह नहीं मिली है। खबर है कि पार्टी में उन्हें बड़ी जगह दी जाएगी। सूरत में गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित करने की मांग को लेकर गौ भक्तों ने अनोखा विरोध प्रदर्शन किया। टेक्सटाइल मार्केट से जुड़े 10 व्यापारियों ने अपने खून से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित करने की मांग उठाई। साथ ही गौरक्षा के लिए अलग मंत्रालय बनाने की भी मांग की गई। टेक्सटाइल कारोबारियों ने सिरिंज की मदद से अपना खून निकालकर बड़े कार्ड पेपर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पत्र लिखा। पत्र में गाय को राष्ट्रमाता घोषित करने और देश को गौ हत्या के कलंक से मुक्त करने की भावुक अपील की गई। सद्भावना गौ सेवा ट्रस्ट सूरत में संस्था चलाती हूँ। आज हम लोग यहाँ पर गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित करने के लिए आह्वान अभियान की रैली के अंतर्गत एकत्रित हुए हैं और मोदी जी से गुहार कर रहे हैं कि मोदी जी जल्द से जल्द गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित करें और गौ हत्या प्रतिबंधित कानून लगाएं, जिससे प्रतिदिन की जो हजारों की संख्या में गौ माताएं काटी जा रही है उनका खात्मा हो। प्रदर्शनकारियों ने केंद्र सरकार से अलग गौ संवर्धन मंत्रालय बनाने की मांग की है। उनका कहना है कि गौवंश की सुरक्षा और संरक्षण के लिए अलग मंत्रालय बेहद जरूरी है। आज हम इसीलिए सब इकट्ठे हुए हैं कि श्रीमान केंद्रीय सरकार मोदी जी से यह अपील कर रहे हैं कि हमारी माता को, गाय माता को राष्ट्र माता घोषित करे, क्योंकि इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है। गाय का एक श्लोक बोलती हूँ जिसमें सारे तीर्थ आ जाते हैं। तुम माता सर्वे लोकानाम त्वं च यज्ञ कारणम त्वं सर्व तीर्थानाम सदनगे या लक्ष्मी सर्वभूतानाम या देवी व्यवस्थिते धेनु रूपेण सा देवी मम पापम पिपहुते। गाय माता को बचाना है, मतलब राष्ट्र माता घोषित करना है। गौ हमारी माता है, उसको माता बनाना है, घोषित करना है। गौ माता बचानी है। हम मरेंगे मारेंगे धरने पे बैठ जाएंगे, हाँ अनशन करके बैठ जाएंगे। गौ माता जब तक गौ माता देश की घोषित नहीं करेंगे तब तक। गौ माता राष्ट्र माता, बस इतना ही हम मन करते हैं। नरेंद्र मोदी से हाथ जोड़ के निमते हैं कि आज नहीं तो कभी नहीं, कभी नहीं। जैसे बंगाल में हमारी सरकार बनी है, वैसे पूरे भारत के अंदर गौ माता राष्ट्र माता आज नहीं तो कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा। मोदी से हमें विश्वास है और ये मोदी ही कर सकते हैं। गुजरात के वडोदरा के ऐतिहासिक मांडवी क्षेत्र में चल रहे नवीनीकरण कार्य की धीमी रफ्तार को लेकर कांग्रेस के काउंसिलरों ने मौके पर पहुंचकर निरीक्षण किया। वडोदरा के ऐतिहासिक मांडवी क्षेत्र में चल रहे नवीनीकरण कार्य की धीमी रफ्तार को लेकर कांग्रेस के नवनियुक्त कांग्रेस काउंसिलरों ने मौके पर पहुंचकर निरीक्षण किया। काउंसिलरों ने काम की गति पर नाराजगी जताई।
तीर्थ ब्रह्मभट्ट और दीपा श्रीवास्तव उनके साथ हरिओम महाराज ने मांडवी क्षेत्र में चल रहे नवीनीकरण कार्य का जायजा लिया और इस दौरान धीमी गति पर सवाल उठाया। જે આપણી વડોદરા સંસ્કૃતિ નગરીની જે ધરોહર છે એને સાચવવાની જ્યારે વાત થાય અને છેલ્લા 390 દિવસથી મહારાજજીએ પગમાં ચપ્પલ નથી પહેરી અને અહીંયા જે સવાના કંપનીને જે આ હેરિટેજનું જે રિપેરિંગ કામ સોંપેલું છે એટલી બેદરકારીથી થઈ રહ્યું છે જેની કોઈ વિઝિટના દરમિયાન દેખાઈ રહ્યું છે કે છેલ્લા 4 દિવસથી એ લોકો અહીંયા બંધ કરીને તાળું મારીને જતા રહ્યા છે અને કામ જ નથી કરી રહ્યા। તો હું ફક્ત એટલું જ કહું છું, પ્રશાસન શું કરી રહ્યું છે? આજે આટલી મોટી સત્તા પર લોકો બેસેલા છે છતાં પણ આજે 2 વર્ષથી ઘડિયાળો બંને તરફની માંડવીની બંધ છે। એક નોર્મલ વસ્તુ છે, ઘડિયાળને રિપેર કરવી એટલો મોટો મુદ્દો નથી, પણ આજે અમને મુદ્દો ઉઠાવવો પડી રહ્યો છે ને 2 વર્ષ એટલે બહુ લાંબો સમય કહેવાય। તો સૌપ્રથમ તો હું એ જ કહીશ કે આ ઘડિયાળ પહેલાં રિપેર કરાવો। આજે ઘરની બી ઘડિયાળ બંધ હોય તો ઘરના કામો રોકાય છે। આ તો આપણી ધરોહર છે, આ તો આપણી માંડવી છે, આ તો આપણી જે બરોડાનું હાર્ટ કહેવાય છે, વોર્ડ નંબર 14નું આ હાર્ટ માંડવી મેરડી માતાનું મંદિર જ્યાં સ્થાપિત છે એ જગ્યા છે અને એવી જગ્યાઓ પર પણ ઘડીઓ બંધ રહેતી હોય તો આ બહુ મોટું ભ્રષ્ટાચાર છે। આવી નાની નાની વસ્તુઓને તમે નજરઅંદાજ કરી રહ્યા છો। પ્રશાસન જાગી જાઓ અને કાર્ય તો તમને કરવા પડશે। માંડવી ખાતે નવનિયુક્ત કોર્પોરેટર આવ્યા છે જોવા માટે। અમે ગઈકાલે ગાજરવી સ્મશાન ગયા હતા, એની પહેલાં ગાજરવી પાણી ઢાંકી ગયા હતા। આજે માંડવીનું જે રિસ્ટોરેશનનું કામગીરી ચાલે છે એની સમીક્ષા કરવા આવ્યા હતા। અમને તો હરિઓમ મહારાજ મળ્યા। હરિઓમ મહારાજ ચર્ચા થઈ કે હરિઓમ મહારાજ છેલ્લા 13 એપ્રિલ 2025થી આકરું તપ કરી રહ્યા છે ઉગાડા પગે। એ ગરમી હોય, વરસાદ હોય કે ઠંડી હોય, 13 મહિના થયા છેલ્લા આકરા તપ કરીને પોતાનો સ્વાર્થ નથી, ખાલી માંડવી બચાવવા માગે છે। તો વોર્ડ નંબર 14ની ઐતિહાસિક વિરાસત બચાવવા માગે છે, પરંતુ આજે ભ્રષ્ટ શાસકો છે એને ધ્યાનમાં નથી આવતું। કોઈ સવાની કરીને કોઈ કંપનીને કોન્ટ્રાક્ટ આપ્યો છે જેનું કામ એકદમ ગોકળ ગતિએ ચાલી રહ્યું છે। 1-2 મજૂર આવે, આજે આવે કાલ રજા, એમાં જો આજે મજૂર છે જ નહીં, કામગીરી નથી, સાથે થર્ડ પાર્ટી ઇન્સ્પેક્શન તો વાત જ દૂર રહી। જ્યારે આપણે પોતાનું ઘર બનાવતા હોય ને તો આપણે એક એન્જિનિયર રાખીએ તો ઇન્સ્પેક્શન કર ભાઈ, પરંતુ આટલી મોટી ઐતિહાસિક ઇમારતની વિરાસતની વાત હોય તો ઇન્સ્પેક્શનની વાત જ નથી, મજૂરીની રીતે કામ કર્યા કરે। 4 મહિના હતા, 4 મહિનામાં ખાલી પથ્થર ઉખાડ્યા છે। અહીંયા ગાયકવાડ આવીને રાજા રાણી આવીને ગયા, છતાં પણ હવે કોઈ રાણીનું માન ના રાખ્યું। એક બ્રાહ્મણ, દ્વારકાધીશ મંદિરના બ્રાહ્મણ એ તપ કરે એની પણ ઇજ્જત ના રાખી। છેલ્લા કેટલા મહિના તમે જો ઉદય પિલરનું ઉદય લાગી ગઈ છે તો ઉદય તો આખું કોતરી નાખશે। જે રીતે વીએમસી ઉદયને વીએમસીના લોકો કોતરી ગયા તો આ વીએમસીના ભ્રષ્ટાચારના કારણે લોકો માંડવીને પણ કોતરી નાખશે। એટલે વહેલી તકે રિસ્ટોરેશન સંપૂર્ણપણે ધ્યાન આપવામાં આવે। આર્કોની સર્વે કીધું છે કે ભાઈ 4 વિસ્તારમાં હેરિટેજ ઇમારત છે ત્યાં તમે ડીજે પ્રતિબંધ લાવો। તમારા ગણેશ મંડળ ભેગા થઈને નક્કી કર્યું કે આપણે માંડવી બચાવીએ અને ડીજે પર પ્રતિબંધ લાવીએ। એક બાજુ એવું પણ કીધું કે વીએમસીના ડમ્પરો ચાલતા બંધ કરો, હેવી વ્હીકલ બંધ કરો, પરંતુ આ લોકોએ હેવી વ્હીકલ તો બંધ ના કર્યા અને ડીજે ડબલ કરી નાખ્યા। ટ્રાફિકનું બહાર એક બાજુ વધતું ગયું, માંડવી નુકસાન થતું ગયું, પરંતુ આ ક્યારે બરદાસ્ત કરી લેવામાં નહીં આવે। માંડવીની જે ઘડિયાળ છે છેલ્લા 2 વર્ષથી ઘડિયાળ બંધ છે, ઘડિયાળ તરફ કોઈ ધ્યાન જ નથી આપતું, ત્યાં ઘડિયાળ બાજુ પણ ધ્યાન આપવામાં આવે। હું ને મારા સાથે દીપાબેન શ્રીવાસ્તવ આ મુદ્દે સભામાં ઉઠાવી છું અને વહેલી તકે માંડવીનું કામ ચાલુ થાય અને જલ્દીથી કામ પતે એવો પ્રયાસ કરીશું। सरदार धाम मध्य गुजरात द्वारा भव्य सरदार धाम 3 प्रोजेक्ट के लोकार्पण को लेकर वडोदरा में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। इस दौरान आगामी भव्य उद्घाटन कार्यक्रम की विस्तृत जानकारी साझा की गई। वडोदरा में सरदार धाम मध्य गुजरात द्वारा सरदार धाम 3 प्रोजेक्ट के लोकार्पण को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। संस्था के पदाधिकारियों ने बताया कि आगामी 11 मई 2026 को श्री दुष्यंत भाई और दक्षा पटेल संकुल सरदार धाम 3 का भव्य लोकार्पण समारोह आयोजित किया जाएगा। સરદાર ધામ શું છે, એના 5 લક્ષ્ય બિંદુ શું છે અને એની એક્ટિવિટી કઈ થઈ રહી છે અને ક્યાં પહોંચી છે, કયા લેવલે પહોંચી છે અને એમાં સમાજનો કઈ રીતના ઉદ્ધાર થઈ રહ્યો છે એની ખૂબ ડિટેલપૂર્વક તમને બધાને માહિતી આપી છે। પર્ટિક્યુલરલી હું તમને સરદારધામ 3 એટલે કે સરદારધામ મધ્ય ગુજરાત વિશે વિશેષ શું છે એ બાબતમાં જણાવીશ। સરદારધામ મધ્ય ગુજરાતના 9 જિલ્લાઓ એક લાગણી હતી અને એ લાગણીને પૂરી કરવા માટે સરદારધામને એક જાતનો પ્રસ્તાવ મૂક્યો કે ભાઈ આ ટાઈપનું ભવન જે અત્યારમાં અમદાવાદ ચાલી રહ્યું છે એ વડોદરામાં એટલે કે મધ્ય ગુજરાતમાં થાય તો ખૂબ સારું। અને એ માગણી અમારી
મંજૂર કરી અને એ લાગણીથી જ આ સરદારધામ 3 એટલે કે સરદારધામ મધ્ય ગુજરાતનું નિર્માણ થયું છે. અને નિર્માણ તો થયું, પણ મધ્ય ગુજરાત એટલું બધું નસીબદાર છે કે આ ભવનનું લોકાર્પણ કરવા માનનીય પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદી આવી રહ્યા છે. એટલે અમારા માટે ખૂબ ગૌરવ અને એક વિશેષ ઉત્સવ જેવું છે. એટલે આ વસ્તુ અમારા માટે એટલી બધી મોટી કહેવાય કે એ અમને ખરેખર બહુ જ પ્રોત્સાહિત છે. સરદારધામ 3 વિશે હું તમને જણાવું કે અમારી આ ભવનમાં જે એક્ટિવિટી થવાની છે, એટલે અહીંયા આગળ એબાઉટ 1000 દીકરા 1000 દીકરીઓ માટેની હોસ્ટેલની વ્યવસ્થા છે. એટલે અદ્યતન હોસ્ટેલ છે. અહીંયા આગળ તમે કદાચ જોઈ પણ હશે, ઘણા બધા ફોટોગ્રાફ્સ પણ અહીંયા લીધેલા છે. એ હોસ્ટેલની વ્યવસ્થા છે. એટલે કે આ બિલ્ડિંગમાં 2000 દીકરા દીકરીઓ પણ છે. એક આ ખાલી બિલ્ડિંગ નથી, આ એક ઇમારત નથી, પણ એક આ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ છે. આ ઇન્સ્ટિટ્યૂટમાં ઘણી બધી એક્ટિવિટીઝ યુવા માટે એટલે યુથ માટે અમે કરવાના છે. અહીંયા આગળ સિવિલ સર્વિસ સેન્ટર અમે કરેલું છે. જે રીતના તમને બધી વસ્તુ 5 લક્ષ્ય બિંદુઓ જસવંતભાઈએ સમજાય એ પ્રમાણે અહીંયા આગળ એક વસ્તુની બહુ જ ઝીણવટપૂર્વક અમે અહીંયા આગળ નિર્માણ કરેલી છે. એટલે અહીંયા આગળ સિવિલ સર્વિસ સેન્ટરમાં યુપીએસસી, જીપીએસસી, ડિફેન્સના, પછી કોઈ પણ જ્યુડિશરીના એ ટાઈપની એકેડેમી, સ્પોર્ટ્સ એકેડેમી છે કે પછી હોસ્પિટલ મેનેજમેન્ટની એકેડેમી છે કે પછી સેલ્ફ ડેવલપમેન્ટની એકેડેમી છે. એટલે આ રીતની ઘણી બધી એકેડેમી અથવા તો એન્ટરપ્રિન્યોર ડેવલપમેન્ટ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ જેવી અહીંયા આગળ એક્ટિવિટીઝ અમે અહીંયા આગળ કરવાના છે. એ સિવાય આ ભવનની અંદર અદ્યતન કિચનની અને ડાઇનિંગ એરિયાની વ્યવસ્થા કરી, જેથી અહીંના દીકરા દીકરીઓને अद्यतन અને ખૂબ આરોગ્યવાળું એમને લોકોને जमवानू मले અને એમની હેલ્થ પણ સચવાઈ રહે। इस ऐतिहासिक अवसर पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लोकार्पण किए जाने की संभावना है। साथ ही गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और गृह राज्य मंत्री हर्ष संघवी भी उपस्थित रहेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया कि यह प्रोजेक्ट लगभग 150 करोड़ रुपए की लागत से 4.75 लाख वर्ग फुट क्षेत्र में विकसित किया गया है। इसमें 2000 छात्रों के लिए आधुनिक हॉस्टल सुविधा के साथ साथ जीपीएससी, यूपीएससी कोचिंग सेंटर, स्किल डेवलपमेंट हब, आई हब, स्टार्टअप सपोर्ट, एविएशन, डिफेंस, जुडिशरी फॉर स्पोर्ट्स एकेडमी जैसी सुविधाएं शामिल होगी। साथ ही पर्सनालिटी डेवलपमेंट और ओवरसीज एजुकेशन सेंटर भी स्थापित किए जाएंगे। 500 દીકરા અને 500 દીકરીઓ ત્યાં મોટી દાઉ ખાતે હાઈવે પર ત્યાં આગળ 2.5 વીઘા જગ્યા દાનમાં મળેલી છે। ત્યાં પણ સરદારધામ દ્વારા અત્યારે હાલ પ્લાનિંગ ચાલી રહ્યું છે। ત્યાં પણ આવતા થોડો ટૂંક સમયમાં ત્યાં પણ બાંધકામની શરૂઆત થશે। એ સિવાય નવી ગામના માધ્યમથી રાજ્ય સરકારમાં અને કેન્દ્ર સરકારમાં अलग अलग पोजिशन में पाटीदार समाजना 10,000 दीकरा दीकरीओने सेवा में मोकलवा। ते अंतर्गत मने जणावता आनंद थाय छे कि अमे केळवणी धामना माध्यमथी आ खूब सुंदर शुरुआत करी हती। त्यारबाद 2021 में आदरणीय प्रधानमंत्री श्री ज्यारे नवा भवननुं लोकार्पण कर्युं त्यारे त्यां पण प्रवृत्ति चालू करवामां आवी। तो अत्यार सुधी आपणे जीपीएससी ना माध्यमथी एटले के क्लास 1, क्लास 2 और क्लास 3 राज्य सरकारनी जे स्पर्धात्मक परीक्षाओ होय छे एमां 5600 करता वधु पाटीदार समाजना दीकरा दीकरीओए सफलता मेळवीने राज्य सरकारनी सेवामां जोडायेला छे। मने विशेष जणावता आनंद थाय छे कि यूपीएससी के जे भारतनी टफेस्ट एक्जाम छे, सर्वोच्च एक्जाम छे, जेना माध्यमथी आईएएस, आईपीएस अने आईआरएस अधिकारीओ बनता होय छे, एमां पाटीदार समाजना दीकरा दीकरीओ अमारा सरदारधाममांथी 43 करता वधु दीकरा दीकरीओ एमां खूब सफलता मेळवीने अने यूपीएससी नी एक्जाम क्लियर करीने योग्य स्थानमां त्यां बेसीने ए देशनी सेवा करी रह्या छे। साथे साथे सरदारधाम मात्र अधिकारीओने बनाववानुं के अधिकारीओने पैदा करवा माटेनुं इंस्टिट्यूट नथी। सरदारधाममांथी जे अधिकारी तालीम लईने सेवामां जोडाय छे ए अधिकारी सरदार साहेबना चरणोमां, सरदार साहेबना सानिध्यमां, सरदारधामना मित्रोनी उपस्थितिमां त्यां शपथ ले छे कि हूँ मारी सेवाकाळ दरमियान जीवन पर्यंत हूँ निष्ठाथी, प्रामाणिकताथी, कार्यक्षमताथी निडर बनीने दूरंदेशीथी काम करीने मने जे जवाबदारी सौंपी है ए स्थान पर रहीने प्रजानी पीड़ामांथी मुक्ति अपाववानुं अने प्रजाना कल्याणना कार्यो करवा माटेना ए लोको प्रतिज्ञा लेता होय छे। अने दर वर्षे अमे आ बधा ज सिविल सर्विस सेंटरमांथी पास थयेला दीकरा दीकरीओने आमंत्रित करीने त्यां साथे भोजन करीने
અમે એક સ્નેહ મિલન પર યોજતા હોઈએ છીએ જેના માધ્યમથી એ લોકો સાથેનો અમારો જે સંબંધ છે સરદારધામનો એ संबंध हमेशा अटूट बनी रहे અને સરદારધામ સાથે સતત જોડાયેલા રહે। संस्था के अनुसार यह प्रोजेक्ट केवल हॉस्टल नहीं बल्कि युवाओं के सर्वांगीण विकास का आधुनिक केंद्र साबित होगा। સરદારધામ મિશન 2026 અંતર્ગત સરદારધામ 3 નું લોકાર્પણ ભારતના યશસ્વી પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીજી, મુખ્યમંત્રી શ્રી, નાયબ મુખ્યમંત્રી શ્રી પધારવાના છે લોકાર્પણ માટે। તો આ સરદારધામ 3 ની વિશેષતા અથવા તો આ કાર્યક્રમની વિશેષતા જો હું કહું તો એક તો પ્રધાનમંત્રી શ્રી પહેલાં બંને ભવનનું લોકાર્પણ એમના હસ્તક થયેલું પણ વર્ચ્યુઅલ થયેલું। આ વખતે સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલ સોમનાથનું લોકાર્પણ કરેલું એ 75 વર્ષ, એટલે કે સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલ 75 વર્ષ થયા એ જીર્ણોદ્ધાર કર્યો એ વર્ષની ઉજવણી ચાલી રહી છે। એટલે સરદાર સાહેબનું ત્યાં પણ એક નામ છે। અહીંયા સાહેબ 2014માં જ્યારે પહેલી વખત ઇલેક્શન લડ્યા ત્યારે વડોદરામાંથી લડ્યા હતા, આપ સૌ મિત્રોને ખ્યાલ હશે। આ વિશેષતા એટલે સાહેબ રૂબરૂ પધારે છે। ત્રીજી વિશેષતા સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલની પ્રતિમાનું અનાવરણ મોદી સાહેબ કરવાના છે અને સરદારધામમાં સરદારધામ 3નું લોકાર્પણ કરવાના છે। સરદારધામના મંચ ઉપરથી 50,000 બંધુ ભગીનીઓની ઉપસ્થિતિમાં સમસ્ત પાટીદાર સમાજની મુખ્ય સંસ્થાઓ 9 છે એ સંસ્થાઓ સાહેબનું અભિવાદન કરશે અને 150મી સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલની જન્મ જયંતિ અને ટ્રિપલ તલાક, 370 કાશ્મીરમાં કલમ રદ કરવી, મેક ઇન ઇન્ડિયા, ન્યૂ ડિફેન્સ પોલિસી, ન્યૂ એજ્યુકેશન પોલિસી, ખાસ કરીને સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલની વિશ્વમાં મોટામાં મોટી મૂર્તિ કેવડિયા ખાતે પ્રસ્થાપિત કરવી અને સ્વચ્છ ભારત, ઓપરેશન સિંદૂર દ્વારા એક આંખમાં આંખ મિલાવીને દુશ્મન દેશો સાથે વાત કરવી અને આતંકવાદીઓને ઘરમાં ઘૂસીને પણ મારવાની જે હિંમત નરેન્દ્ર મોદી સાહેબે અને વિદેશી નીતિ દ્વારા સાંપ્રત પરિસ્થિતિની અંદર ચાહે રશિયા અને યુક્રેનનું વોર હોય, ચાહે ઈરાન, ઇઝરાયલ અને અમેરિકાનું વોર હોય, આ બધી પરિસ્થિતિની અંદર એક સાચા ચાણક્ય અને સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલના વિચારિક ગુણો, રાજકીય ગુણો, કૃષ્ણ ભગવાન જેવા પણ રાજકીય ગુણો ધરાવતા સક્ષમ, સબળ, પરાક્રમી, તેજસ્વી, યશસ્વી અને તપસ્વી આપણા રાજા એટલે નરેન્દ્રભાઈ મોદીનું સરદાર ગૌરવ રત્ન એવોર્ડથી સરદારધામ સન્માન કરવાના છે। આ એવોર્ડનું મહત્વ એટલા માટે છે કે સરદારધામે પ્રથમ સરદાર ગૌરવ રત્ન એવોર્ડ જાહેર કર્યો છે અને પહેલો એવોર્ડ નરેન્દ્રભાઈ મોદી સ્વીકારી રહ્યા છે। એ પણ સરદારધામ માટે ગૌરવ અને આનંદની क्षण છે। न्यूज रूम से खबरों का सिलसिला बदस्तूर जारी रहेगा, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए VNM न्यूज। नमस्कार एंड जय श्री कृष्ण। मार्च एंडिंग है और हर कोई अपनी कंपनी की बैलेंस शीट देखता है कि लास्ट ईयर के कंपेयर में हमने कितना ग्रोथ किया, पर मुनाफे से बड़ी बैलेंस शीट होती है भरोसे और प्रेम की। इसीलिए हम सारा गंडवेकर के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि हमने हमारे अपनों को क्या दिया और मिलकर हमने कितना ग्रोथ किया। हमारे अपने यानी हमारा संपूर्ण सारा परिवार, जैसे कि सारा के कर्मचारी जो मुस्कुराहट के साथ आपका स्वागत करते हैं, सारा के सप्लायर्स और कारीगर जिनके हाथों से हर गहना तराशा जाता है, सारा के प्रिय कस्टमर्स जो पीढ़ियों से हम पर विश्वास करते हैं। सारा गंदेवीकर बिलीव्स इन ग्रोथ विद हैप्पीनेस। समाज में खुशियां बांटने के लिए हमने कई सोशल एक्टिविटीज का आयोजन किया। सोने की चमक तो हर जगह मिलेगी, पर भरोसे की रोशनी वही होती है जहाँ रिश्तों की बैलेंस शीट सबसे समृद्ध होती है। सारा गणदेवीकर ज्वेलर्स, जनरेशंस ऑफ ट्रस्ट।
જાય. આપણી સંકલ્પની બાંધણી જે વર્લ્ડ વાઇડ ફેમસ થઈ છે તો એનું શરૂઆત તો આપણે વડોદરાથી જ કરી છે. તો મને એવું લાગે છે કે આપણે વડોદરાનો ખૂબ 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 આભાર માનીએ. થેન્ક યુ સો મચ. થેન્ક યુ સો મચ. અને હજી આપણે આ બાંધણીને વધારે ને વધારે સ્પ્રેડ કરવી છે, એટલા માટે ખાસ તમને લોકોને રિક્વેસ્ટ છે કે તમે અમારા સ્ટોર પર આવો અને આ બાંધણીનું કલેક્શન જોઈ અને એમને એન્જોય કરો. સો યુ ઓલ આર મોસ્ટ વેલકમ. થેન્ક યુ સો મચ. થેન્ક યુ. गुजरात के सिद्धपुर नगरपालिका के पिछले 2.5 साल के कार्यकाल में हुए विकास कार्य और उपलब्धियों को लेकर समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। सिद्धपुर नगरपालिका के 15 सितंबर 2023 से 14 मार्च 2026 तक के कार्यकाल के दौरान किए गए जनहित के कार्यों की समीक्षा के लिए विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस विशेष कार्यक्रम में सिद्धपुर नगरपालिका के विकास कार्य और उपलब्धियों को लेकर गौरव गाथा पुस्तिका का विमोचन किया गया। इस अवसर पर नगर पालिका की पूर्व अध्यक्ष अनीता पटेल ने शहर में हुए विकास कार्यों की जानकारी दी। આજના આ પ્રસંગે 2.5 વર્ષના જે વિકાસ ગાથાના પ્રસંગે સૌ ઉપસ્થિત રહ્યા, જૂના કોર્પોરેટર મિત્રો, નવા ચૂંટાયેલા કોર્પોરેટર મિત્રો, અમારા સાથી સદસ્યો અને માનનીય બળવંતસિંહ રાજપૂત સાહેબના અથાગ પ્રયત્નના કારણે આ પ્રસંગ સફળ થયો છે। 2.5 વર્ષ દરમિયાન એમનો અમને ખૂબ જ સહકાર મળ્યો, જેના કારણે નગરપાલિકા બ વર્ગમાંથી અ વર્ગમાં આવી। ઘણી બધા વિકાસના કામો થયા। બે અંડરપાસ પાસ થયા, એમાં રાજપુર કૃષ્ણનગર અને આદર્શનગર એમ 2 નાળા પાસ થયા અને એવા બીજા ઘણા વિકાસના કામો, જે પીવાના પાણીની સુવિધા મળી, ઘણા બધા એવા વિકાસના કામોનો આજે વિકાસની ગાથાનો આપણે બુકનું વિમોચન કરવામાં આવ્યું। એમાં સૌનો સાથ સહકાર રહ્યો। इस कार्यक्रम में नए निर्वाचित सदस्यों का सम्मान भी किया गया। इस अवसर पर सिद्धपुर एपीएमसी के अध्यक्ष विष्णु पटेल की अध्यक्षता में नगर पालिका के सदस्य, अधिकारी और बड़ी संख्या में आमंत्रित लोग मौजूद रहे। આજના પાછળના 2.5 વર્ષની મુદત માટેના ટર્મમાં પૂરી થઈ એવા પ્રમુખ અનિતાબેન, જેમના વડપણના નીચે આજે જે 2.5 વર્ષ સુધી જે કામ કર્યા અને માનનીય ધારાસભ્યશ્રી અને પૂર્વ કેબિનેટ મંત્રી, આ વિસ્તારના સતત જાગૃત નેતા અને લોકનેતા જેને કહેવાય ભામાશા એવા બળવંતસિંહ રાજપૂત સાહેબના સતત માર્ગદર્શનથી
જે પણ વિકાસ કામ થયા એના ફળશ્રુતિ સ્વરૂપે આજે પુસ્તક રૂપી વિમોચન કરી અને પુસ્તક લોકો સમક્ષ અર્પણ કરવામાં આવ્યું છે. એ કાર્યક્રમમાં સૌ કોઈ પધારેલા અમારા માનનીય સંગઠનના હોદ્દેદારશ્રીઓ, એ સિવાય અમારા પૂર્વ કાઉન્સિલર મિત્રો કે જેમને સતત હૂંફ અને સહયોગ થકી આજે આ કાર્યક્રમ થવા જઈ રહ્યો છે, એ સિવાય આવનાર નવા કોર્પોરેટરશ્રીઓ કે જેઓ પણ સતત આ દેખરેખ નીચે જોઈ અને કેવી રીતે લોકશાહીમાં લોકસેવક તરીકે કામ કરી શકાય એની પ્રેરણા મળે એ બદલનો આ કાર્યક્રમ થઈ રહ્યો છે. અત્રે હું ખાસ અમારા રાબર અને અમારા રાજકીય ગુરુ એવા અજીતભાઈ મારફતિયા સાહેબને અહીંયા યાદ કરું છું કે જેમના થકી અમને આ પાર્ટીમાં સ્થાન મળ્યું અને સેવા કરવાનો ચાન્સ મળ્યો અને એમને જે આગળ જે અમને રૂપરેખા બનાવી આપી હતી એ રૂપરેખા નીચે અમે ચાલ્યા, જેમાં મુખ્યત્વે આ શહેરમાં અમે 5 કામ આપવાનું જે યોગદાન નક્કી કરેલું હતું એ આજ પરિપૂર્ણ થયું છે. જેવું કે પીવાનું શુદ્ધ પાણી 15 MLD પાણી દરરોજ જૂથ યોજનાથી મળ્યું છે. માતાઓ બહેનો માટે આ વિસ્તારમાં જ્યારે શોપિંગ કરવા અને ખરીદદારી કરવા આવે ત્યારે કેટલીક વાર શોભનીય પરિસ્થિતિ થતી હતી. એ વિચાર અમારી સમક્ષ આવ્યો એટલે અમે 3 જગ્યાએ જાંફલીપોળ વિસ્તારમાં વોટરવર્ક્સના પાસે, એ સિવાય નગરપાલિકામાં અને બિંદુ સરોવર ખાતે માતાઓ બહેનો અને ભાઈઓ માટે અત્યંત આધુનિક શૌચાલયો બનાવ્યા. એ સિવાય યુવાનો માટે 17 કરોડના ખર્ચે ઓપન એર થિયેટરમાં અત્યંત આધુનિક સ્પોર્ટ્સ સંકુલ બનાવ્યું, જેનો પણ શ્રેય અમારા એ વખતના ચેરમેન શ્રી ભાવેશભાઈ રાજગુરુને જાય છે કે જેમને અથાગ પ્રયત્ન થકી આ કાર્યક્રમ કર્યા. મેળામાં પણ જે સાંસ્કૃતિક કાર્યક્રમ થયા એ ભાવેશભાઈએ પોતે અંગત રસ લઈને દાખ્યા. એ સિવાય ચોથું કામ આપણે જે કહીએ તો આ વિસ્તાર પૂર્વ પશ્ચિમ વિભાગમાં વહેંચાયેલો હતો. એ વિભાગમાં પબ્લિકને તકલીફ ના પડે એટલે આદર્શનગર ખાતે 3 કરોડ અને કૃષ્ણનગર રાજપુર ખાતે 48 કરોડ રૂપિયાનું નાણું પાસ કરેલું છે. जीएससीबी 10वीं 12वीं बोर्ड्स के परिणामों की घोषणा हो चुकी है और इसी के साथ लाखों छात्रों का महीनों लंबा इंतजार अब खत्म हो चुका है। 10वीं 12वीं बोर्ड्स के रिजल्ट सिर्फ नंबर का खेल नहीं होता, बल्कि ये हर छात्र की मेहनत, सपनों और भविष्य की दिशा तय करने वाला एक अहम पड़ाव होता है, क्योंकि इसी रिजल्ट के साथ कई सारे स्टूडेंट्स के करियर को एक नई उड़ान मिलती है। पिछले कई महीनों से हर घर में रिजल्ट्स को लेकर बेचैनी थी, कहीं दुआएं थी तो कहीं टेंशन थी, और अब जब परिणाम सामने आ चुके हैं तो कई सारे स्टूडेंट्स ने अपनी मेहनत से शानदार सफलता हासिल कर अपने स्कूल और माता पिता दोनों का ही नाम रोशन किया है। और इसी कड़ी में इस वक्त हम आप पहुँचे हैं वडोदरा के बरोड़ा हाई स्कूल अलकापुरी में, और चलिए आपको मिलवाते हैं बरोड़ा हाई स्कूल दंतेश्वर, अलकापुरी, ONGC और बगीखाना के उन छात्रों से जिन्होंने 12वीं और 10वीं बोर्ड्स की परीक्षा में परचम लहराया है। सबसे पहले ये बताइए आप कौन से स्कूल से हैं, 10वीं बोर्ड में आपने कितने परसेंटेज हासिल? मैं बरोड़ा स्कूल बगीखाना से हूँ और 10th बोर्ड में मेरे 95 परसेंटेज है।
अच्छा, 95% अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो कितनी मेहनत की थी इतने परसेंटेज स्कोर करने के लिए? बहुत मेहनत की थी स्टार्टिंग से ही, और स्कूल ने इतना सपोर्ट किया, पेरेंट्स ने बहुत सपोर्ट किया, इसीलिए इतने परसेंटेज आ पाए। बरोड़ा हाई स्कूल बगीखाना से हूँ। मैंने 95.50% स्कोर किया। तो कैसा महसूस हो रहा है इतने शानदार अंक पाकर आपको? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। और आगे के प्लान्स क्या हैं? कौन से स्ट्रीम में जाएंगे आप? आगे मैं साइंस विद बायोलॉजी करने वाली हूँ। आप कौन से स्कूल से हैं एंड कितने परसेंटेज आपने हासिल किए? मैं मनस्वी सावंत हूँ और मैं बरोड़ा हाई स्कूल ONGC से हूँ। मैंने 99.20 परसेंटाइल हासिल किए हैं। स्कूल और टीचर्स का कितना सपोर्ट होता है इतने अच्छे अंक हासिल करने के पीछे? स्कूल और टीचर्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है कि अगर आपको इतने ज़्यादा परसेंटेज स्कोर करना है, टीचर्स भी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है और अच्छे से स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करता है। ऐसे स्ट्रेटेजी तो मीन्स नहीं थी, डिसाइड नहीं किया था, पर मेहनत जितनी की उतने आए हैं। मैं बरोड़ा लाइन स्कूल से हूँ और मेरे 96 परसेंटाइल है। मेहनत तो बहुत की, लाइक कंसिस्टेंसी मैं कहूँगी दैट मैटर्स, एंड पेरेंट्स और टीचर्स का भी बहुत सपोर्ट रहा। मैं बरोड़ा लाइन स्कूल अलकापुरी से हूँ। मेरे 10th में 94 PR आए हैं। सबसे पहले तो मैं मेरे टीचर्स, मेरे पेरेंट्स एंड आई हैव वन फ्रेंड हु सपोर्टेड मी थ्रू आउट दिस जर्नी ऑफ स्कूल। अच्छा, आपने बोला जैसे कि आपके पास एक फ्रेंड था जिसने आपको पूरे जर्नी के दौरान सपोर्ट किया, तो कितने ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है फ्रेंडशिप? क्योंकि अक्सर हम ये देखते हैं कि फ्रेंड्स में थोड़ा सा जेलस इशू हो जाता है पढ़ाई को लेकर, तो ये कुछ नया है, तो इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। नहीं, जो मेरी फ्रेंड है हम दोनों के बीच में कोई जेलेसी नहीं थी। हम दोनों 10th में एंड उसकी भी बहुत अच्छा है, तो थ्रू इवन आई कॉल हर एट 3 AM, शी विल पिक अप एंड शी विल हेल्प मी। तो फ्रेंडशिप मैटर्स अ लॉट। मैं बरोड़ा लाइन स्कूल अलकापुरी से हूँ। मेरे 94 PR ही है। वो स्ट्रेसफुल फील ही नहीं होता था, क्योंकि वो डर था ही नहीं, क्योंकि ट्यूशन्स में भी बहुत वो वीकली टेस्ट्स होते थे, मंथली टेस्ट्स होते थे, तो वो एक अंदर जो फियर होता है, एंजाइटी होती है, वो तो मुझे थी ही नहीं और होगी भी नहीं। मैं BHS अलकापुरी ब्रांच की स्टूडेंट हूँ और मेरा 96 परसेंटेज है। आई यूज्ड टू स्टडी टिल आई सेटिस्फाई माई सेल्फ, यानी मेरा टारगेट है 96 करने के लिए, तो उसके लिए कितनी मेहनत चाहिए और वो मैंने की, तो मैं सेटिस्फाई हुई, तो सेटिस्फाई हो गई तो हो गए। मैं BHS अलकापुरी से हूँ और मुझे 95.5% मिले हैं। सबसे ज़्यादा कौन से सब्जेक्ट के लिए आपने मेहनत करी थी? सबसे ज़्यादा मैंने SS के लिए मेहनत करी थी। सबसे ज़्यादा स्कोर किस में हासिल किए, कौन से सब्जेक्ट में? साइंस में हासिल किया मैंने सबसे ज़्यादा। आगे जाके क्या करना है? आगे जाके मैंने इंजीनियरिंग मतलब PCM परस्यू किया है। बरोड़ा हाई स्कूल अलकापुरी ब्रांच से मैंने 10th पास किया है और अभी मेरे 95.67 परसेंटेज आए थे। आगे जाके कौन से स्ट्रीम में आप जाएंगे, क्या सोचा है फ्यूचर को लेकर? मेरा डिसीजन अभी इंजीनियरिंग को परस्यू करना है और आगे जाके मैं उसकी को ब्रांच में शायद केमिकल इंजीनियरिंग परस्यू करना चाहूँगा। और उन स्टूडेंट्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे जो अब अगले साल अपीयर होने वाले हैं 10th बोर्ड? स्टूडेंट्स के लिए ये मैसेज है कि मैथ्स में प्रैक्टिस ज़्यादा करनी चाहिए और दूसरे सब्जेक्ट्स को सेल्फ स्टडी में कंसिस्टेंसी रखनी चाहिए। बरोड़ा हाई स्कूल दंतेश्वर से हूँ और मेरे परसेंटाइल 98.61 है और परसेंटेज 94 जैसे है। नाइस। तो सबसे ज़्यादा मतलब इस परसेंटेज के पीछे किसका हाथ है? किसने आपको सबसे ज़्यादा सपोर्ट किया इस पूरी जर्नी के दौरान? मेरे टीचर्स, पेरेंट्स एंड मेरे ट्यूशन टीचर्स और मेरा भाई। BHS दंतेश्वर से हूँ। मेरे 97.77 परसेंटाइल आए हैं। सबसे पहले क्या रिएक्शन था जब आपने स्क्रीन पर देखा कि आपने इतने परसेंटेज हासिल किए हैं? तो क्या मन में सबसे पहला थॉट क्या आया? एक्चुअली मैंने तो एक्सपेक्ट ही नहीं किए थे, तो बहुत ज़्यादा खुशी हुई। सो अब पता चला कि कोई भी स्ट्रीम चूज़ कर सकती हूँ मेरे पसंद की। बरोड़ा हाई स्कूल दंतेश्वर से हूँ और मुझे 96.67 परसेंटेज आए हैं। आगे जाके क्या करना है आपको, क्या प्लान है? आगे जाके बायो में MBBS करना है, बायो में जाके। बरोड़ा हाई स्कूल दंतेश्वर गुजराती माध्यम में से हूँ और मेरे परसेंटेज 97 है। तो आपको क्या लगता है 10th बोर्ड इतने डिफ़िकल्ट होते हैं क्या, जितना मतलब हमें सुनने को मिलता है बचपन से ही? हमारे पेरेंट्स कहते हैं कि 10th बोर्ड में बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत टफ़ होता है, तो क्या है इतना टफ़ या इजीली हो जाता है? वैसे तो टफ़ कुछ भी नहीं होता है, बस सिर्फ एक भ्रम है कि 10th बोर्ड हार्ड है। ट्राई करोगे, मेहनत करोगे तो बोर्ड सिंपल है, जैसे नॉर्मल एग्ज़ाम है वैसा ही बोर्ड है।
बढ़िया लगा। स्कूल के सपोर्ट के साथ और को करिकुलर एक्टिविटी के साथ जब उसने ये परसेंटेज लिए है तो एक गर्व की बात है। हमको भी गर्व अनुभव होता है कि हमारी बच्ची ने ये परसेंटेज स्कोर किए है। एज अ पेरेंट कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं पेरेंट किसी भी बच्चे की सफलता? उनकी इच्छा के मुताबिक जब वो पढ़ते हैं और वही करिकुलम के हिसाब से जाते हैं तो पेरेंट्स को इतना तो ध्यान रखना होता है कि वो अपने ट्रैक से हिले नहीं, वो अपने प्लानिंग पे चले। अगर पेरेंट्स इतना देखते हैं कि वो स्कूल के करिकुलम के हिसाब से चलते हैं और अपने प्लानिंग के हिसाब से चलते हैं तो उनको उनका रिजल्ट्स मिल जाता है। बहुत ही खुशी हुई और मेरे स्कूल ने बहुत ही सपोर्ट किया है हमें और मेरे लड़के की बहुत मेहनत थी और अच्छा लग रहा है। हमको एक्सपेक्टेशन तो था पहले से कि मेरी बेटी प्ले ग्रुप से बरोड़ा हाई स्कूल से जुड़ी हुई है और मेरा लड़का भी यहीं था, तो पहले से हम एक्सपेक्ट कर रहे थे उसका इतना फल, लेकिन स्कूल में फर्स्ट आई तो बहुत खुशी होती है। स्कूल का काफ़ी सपोर्ट रहा हमको। एक था कि उसका इवन प्रीलिम में भी वो अच्छा था थ्रू आउट, तो एक कॉन्फिडेंस था कि भाई जो आएगा अच्छा ही आएगा। तो घर का एटमॉस्फेयर कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि बच्चे एकदम फोकसली कर सके पढ़ाई? इम्पोर्टेंस ये होता है कि आप बच्चे को प्रेशर मत दो, उसको जो भी करना है दिल से करने दो और आप उसको डे टू डे कांटेक्ट में रहो। वो कहाँ जाता है, कहाँ क्या करती है, उसका ग्रुप कैसा है, आपको खाली ट्रैक करना है, आपको फॉलोअप ज़्यादा नहीं करना है, जस्ट फॉर ट्रैकिंग। और डे टू डे एक्टिविटी पे फोकस करो कि आज हुआ है तो आज ख़त्म करो। जो इसने टारगेट लिया था वो टारगेट के थोड़े आजू बाजू में अंक आए हैं, लेकिन इट इज़ मच बेटर परफॉर्मेंस एंड आई रियली लाइक टू थैंक ऑल द बरोड़ा ग्रुप। माई ड्रीम्स कम ट्रू, जो मैं नहीं कर पाई वो मेरी बेटी ने कर दिया एंड 94.93 परसेंटेज है और उसका एफर्ट, मेरा एफर्ट, स्कूल टीचर्स का एफर्ट, लास्ट में पेपर बहुत सॉल्व किए। बहुत अच्छा फील हो रहा है, प्राउड माई डॉटर। 98% आई है। बहुत रोई थी पहले तो रिजल्ट देख के, खुशी के आंसू। हमारे सोसाइटी में आगे नीट के MBBS। तो चलिए अब आपको बरोड़ा हाई स्कूल के सभी ब्रांचेस के उन 12वीं के छात्रों से मिलवाते हैं जिन्होंने 12th बोर्ड में शानदार अंक हासिल किए हैं। बरोड़ा हाई स्कूल बगीखाना से हूँ। मैं 12th साइंस में मेरे 93.23 परसेंटेज और 99.45 परसेंटाइल आए हैं मेरे। जैसे कि आपने बोला कि आप साइंस स्ट्रीम में थे, तो साइंस स्ट्रीम अपने आप में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है, तो किस तरह से आपने मेहनत की और क्या स्ट्रैटेजी थी पढ़ाई को लेकर? एक्चुअली मैंने सेल्फ स्टडी की है, मेरा कोई भी क्लासेस नहीं थे। स्कूल की तरफ से अच्छा सपोर्ट था, प्रिंसिपल सर का, टीचर्स का और मेरे पेरेंट्स का, लेकिन मैंने सेल्फ स्टडी की है तो उसमें थोड़े ज़्यादा इश्यूज़ आए थे, लेकिन मेरे पेरेंट्स के मोटिवेशन से और अपने हार्डवर्क पे मैंने ट्रस्ट किया और मैंने ऑनलाइन रिसोर्सेज की बहुत हेल्प ली है, AI की हेल्प ली है और उससे मुझे अच्छा रिजल्ट मिला। मैं बरोड़ा हाई स्कूल बगीखाना साइंस स्ट्रीम से हूँ। मेरे 12th साइंस में 94 परसेंटेज आए हैं और साइंस स्ट्रीम है PCM। आगे जाके आपको क्या करना है? आगे तो अभी फ्यूचर को देखते हुए AI और उसमें थोड़ा इंटरेस्ट है, मतलब कंप्यूटर जैसी ब्रांच में जाने की इच्छा है। इंडिया में बड़ी कंपनी में भी अभी AI ही ज़्यादा फ्लरिश हो रहा है, उसको देखते हुए मुझे लगता है कि AI में फ्यूचर ज़्यादा है, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ और वो सब ज़्यादा होंगी अभी, इसलिए मुझे इंटरेस्ट है उसमें। बरोड़ा हाई स्कूल ONGC। मैं 12th साइंस में PCM ग्रुप से मेरे 88 परसेंटेज आए हैं और 96.4 परसेंटाइल आया है। मतलब साइंस में ये काफ़ी ज़्यादा परसेंटेज होते, तो किस तरह से आपने मेहनत करी? क्या स्टडी रूटीन क्या हुआ करता था आपका? मेरा ये था कि आई हैव टू बी कंसिस्टेंट एवरी डे। मतलब मैं दिन में 3 स्टडी सेशंस करता था, एक सुबह में 9 to 12 और 1 o'clock, और दोपहर में 3 से फिर 6 o'clock, एंड रात को 9 to 12 और 1। तो रोज़ ये फॉलो करते करते मेरा एक रूटीन बन गया और डेली गोल्स रखता था मैं बरोड़ा हाई स्कूल ONGC से हूँ, 12th कॉमर्स, और मेरे 95 परसेंटेज एंड 99.85 परसेंटाइल आए हैं। आगे जाके क्या करना है आपको? CA का प्लान कर रही हूँ। जैसे कि आपने अभी 12th बोर्ड अपीयर किया है और ये एज एक ऐसी है जब हम सोशल मीडिया से बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड होते हैं, तो इस पूरे एग्ज़ाम जर्नी के दौरान सोशल मीडिया और पढ़ाई दोनों को किस तरह से बैलेंस किया, क्या किया था?
एक्चुअली मुझे सोशल मीडिया पे ज़्यादा अलाउ नहीं कर रहे थे मेरे पेरेंट्स, बट आई यूज़ टू लाइक मॉम के फ़ोन से आई यूज़ टू वॉच सम हाउ, लाइक थोड़ा बहुत, नॉट दैट मच, एंड स्टडीज़ वाज द मेन प्रायोरिटी, सो इट नेवर बिकेम द डिस्ट्रक्शंस। मैं BLS में अभ्यास करता हूँ, मैं साइंस स्ट्रीम से हूँ और मेरे बोर्ड एग्ज़ाम्स में 99.53 ओवरऑल परसेंटाइल आए हैं। तो कितनी मेहनत करी थी इतने परसेंटेज स्कोर करने के लिए आपने? मेहनत तो बहुत की थी, मैं एकदम कंसिस्टेंट रहा था पूरे साल और डेली का डेली मैं पढ़ता था, जो भी पढ़ाया जाता था, और स्कूल के टीचर्स ने भी बहुत सपोर्ट किया है। फ्रॉम बड़ौदा हाई स्कूल ONGC एंड मेरे 12th कॉमर्स में 93.87 परसेंटेज एंड 99.63 परसेंटाइल आया है। और क्या रिएक्शन था आपका जब आपने पहली बार देखा कि आपने इतने स्कोर हासिल किए? आई वॉज हैप्पी बिकॉज जैसी मेहनत की थी वैसे ही स्कोर आया था। मैं बड़ौदा हाई स्कूल अलकापुरी जनरल स्ट्रीम में पढ़ती हूँ। मैं 12th कॉमर्स में हूँ। मेरे परसेंटाइल 99.31 है और परसेंटेज 92.67 है। I was studying in BHS Alkapuri, 12th Commerce. I scored 99.56 percentile and 93.2 percentage. आपके लिए सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट कौन सा था? मैथमेटिक्स। तो किस तरह से प्रिपरेशन की उसके लिए? माई स्कूल टीचर्स, माई कोचिंग टीचर्स, एवरीवन हेल्प। मैं डेली प्रैक्टिस करता था। हमारे जो स्कूल के टीचर है वो काफ़ी लाइक अप्रोचेबल है। वो कहते थे कि कभी भी कोई भी प्रॉब्लम हो यू कैन टेल मी, हम सॉल्व कर लेंगे। आगे जाके आपके क्या प्लान्स है फ्यूचर को लेकर? फ्यूचर में मोस्ट प्रोबेबली लाइक मेरा मेडिकल लाइन में इंटरेस्ट इतना नहीं है, सो आई वोंट ऑप्ट फॉर MBBS, बट अदर देन दैट अभी बायोटेक्नोलॉजी फार्मेसी बहुत ग्रोइंग है, सो आई वुड लाइक टू गो फॉर दैट। जो लोग साइंस स्ट्रीम में जाने वाले हैं, जो 10th बोर्ड्स के बच्चे हैं जिन्होंने इस साल अपीयर किया, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे जो साइंस लेना चाहते हैं? मैं यही मैसेज दूंगा कि जितना साइंस को हार्ड बना दे उतना है नहीं। आपको डेली अपनी प्रैक्टिस करते रहना चाहिए। जो भी स्कूल से होमवर्क है, ट्यूशन से असाइनमेंट है, वो करते रहना चाहिए और रिवाइज करते रहना चाहिए डेली बेसिस पे। तो दूसरी तीसरी बार पढ़ने की वो ज़रूर नहीं पड़ती। एक बार जो माइंड में आ जाता है फिर वो याद रह जाता है अगर आपने डेली बेसिस पर प्रैक्टिस किए तो। 12th कॉमर्स में 94.26 परसेंटेज और 99.72 परसेंटाइल रैंक आए हैं और मैं बड़ौदा हाई स्कूल दंतेश्वर से हूँ, गुजराती माध्यम। मैं 12th कॉमर्स से हूँ और मेरी स्कूल का नाम BHS गुजराती माध्यम है और मेरे बोर्ड्स में 84.51 परसेंटेज है और 94.71 परसेंटाइल है। मेरे 12th में 69.54 परसेंटेज थे। सेटिस्फाइड है इतने परसेंटेज से? नहीं, जितनी मेरी मेहनत थी उससे बहुत ही कम है। कहीं मेरी मेहनत में ही वो कमी हो गई होगी, इसलिए बहुत ही कम है। तो अब आगे जाके क्या करना है आपको? अभी मुझे बायोलॉजी में ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो मेरा PCB है और मुझे बायोलॉजी में ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो मैं माइक्रोबायोलॉजी करना चाहती हूँ। माइक्रोबायोलॉजी करके फिर क्या बनना चाहते हैं? कौन से प्रोफेशन में जाना चाहते हैं? यानी मुझे माइक्रोबायोलॉजिस्ट बनना चाहते हैं? लैब असिस्टेंट्स की, मुझे अभी ऐसे लैब असिस्टेंट करना है। 12th में 71.69 परसेंटेज आया है और मैं बड़ौदा हाई स्कूल दंतेश्वर से हूँ। PCM सब्जेक्ट, तो मैंने जो एक्सपेक्ट किया था ना उससे थोड़ा कम रिज़ल्ट है, लेकिन कई बार कुछ ज़्यादा ही एक्सपेक्ट कर ले तो उससे कम रिज़ल्ट भी आ जाता है। तो 71.69 नॉट एक्सपेक्टेड, मैंने थोड़ा ज़्यादा उससे प्रिपरेशन की थी, बट कोई नहीं। नो मैसेज देना चाहूँगा कि वन सिंगल पेपर कैन नॉट डिसाइड द फ्यूचर एक्चुअली, बिकॉज आप जितना आप लाइफ में आगे बढ़ेंगे, लाइफ में आप ग्रोथ करेंगे, उससे कई बढ़कर ये पेपर है। पेपर आपका लाइफ डिसाइड नहीं करता है कि आप लाइफ में आगे क्या बढ़ेंगे, क्या ग्रोथ करेंगे और वो सब वॉट एवर समथिंग, और इसकी वजह यही मैसेज है। सबसे पहले ये बताइए कि कैसा फील हो रहा है आपको कि आपकी बेटी ने इतने अच्छे परसेंटेज हासिल किए? It's a good for me and my family. Not only that, school has also take a proud for that things, and that is not a only one way work. It is two way work. Whatever the guidance given by the school, and student have to nurture that things, and whatever the display is that is in front of you. तो क्या आपको पहले से ही ये विश्वास था कि आपकी बेटी इतना ही अच्छा स्कोर करेगी या बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन जाके ये स्कोर? Yes, I know that, and I am the just shaping the career of the student. So obviously there is one saying in the Gujarati कि मोड़ना इंडा चितरवा ना पड़े.
मैं बहुत खुश हूँ, मेरी लड़की इतने अच्छे मार्क्स लाई है। विश्वास था मुझे कि वो लाएंगी। अच्छा, पहले से विश्वास था तो उसकी पढ़ाई पे हमको विश्वास था, टीचर पे विश्वास, ટ્યુશન ક્લાસીસમાં વિશ્વાસ था हमको। જ્યારે આનું હિતેશ્રીનું રિઝલ્ટ આવ્યું ત્યારે અમે ઘણા ખુશ થયા, એના સારા માર્ક્સ આવ્યા છે અને સ્કૂલનો બી ઘણો સારો સપોર્ટ એવો આપ્યો છે। आगे जाकर क्या करवाना है आपको? આગળ જઈને એમ.કોમ કરીને LLB કરવા માંગે છે। जितना चाहा था उससे ज़्यादा दिया है मेरी बेटी ने, और थैंक यू फॉर बड़ौदा हाई स्कूल ONGC। और मेरी बेटी को तो क्या है, पढ़ाई के मामले में तो स्कूल में भी बहुत सारी अचीवमेंट उन्होंने ली है, और थैंक्स फॉर ONGC बड़ौदा, लायंस क्लब ट्रस्ट एंड यूविल क्लासेस फॉर माय वाइफ, सभी से स्कूल क्लास और माय वाइफ। इस साल कैसा परसेंटेज रहा और कैसा रिजल्ट रहा 10th और 12th बोर्ड? इस साल SSC और HSC साइंस और जनरल स्ट्रीम तीनों सेक्शन में हमारा रिजल्ट बहुत अच्छा रहा। जैसे SSC में मेरी स्कूल का रिजल्ट है 99.119, HSC जनरल स्ट्रीम का 100% रिजल्ट है इस बार, और साइंस स्ट्रीम का है 93.44%। दंतेश्वर बड़ौदा हाई स्कूल इंग्लिश मीडियम का रिजल्ट एज एक्सपेक्टेड था। सिंस लास्ट 2 years वी आर कंसेक्यूटिवली गेटिंग 100%. This year it is slightly low, 96, but I'm sure we'll bounce back again next year. And the children have done pretty well, and not only in academics but even in extracurricular activities. So overall it has been a very enriching and satisfying year. मेरे पास 10th स्टैंडर्ड के साथ साथ 12th साइंस और कॉमर्स और आर्ट्स सभी हैं। मुझे ये बताने में बहुत खुशी हो रही है कि 12th कॉमर्स और आर्ट्स का 100% रिज़ल्ट आया है, 10th स्टैंडर्ड का भी 100% रिज़ल्ट आया है, और 12th साइंस का रिज़ल्ट 92% है। हमारे एक्सपेक्टेशंस में सारे बच्चे खरे उतरे हैं, तो मैं सभी पेरेंट्स और स्टूडेंट्स को कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगी। मेरा जो रिज़ल्ट है इस बार 97% है 10th और 12th में। साइंस हमारे यहाँ स्कूल के साथ हम कोचिंग क्लास भी फ्री दे रहे हैं बच्चों को, तो उनको कहीं पे भी एक्स्ट्रा कोचिंग क्लास के लिए पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं होती है। और जो भी आर्थिक स्वरूप से जो भी बच्चे हैं जिनको साइंस सिर्फ इसी की वजह से नहीं ले रहे, तो उनके लिए हम ये बेस्ट उसको अपॉर्चुनिटी देते हैं। इस साल हमारा 10th का रिज़ल्ट 94% है और 12th साइंस का 85%। तो ये आपके एक्सपेक्टेशन पे खड़े उतरे हैं रिजल्ट्स जिस तरह से? हाँ, हमारा जो एक्सपेक्टेशन था ऑलमोस्ट उसके हिसाब से हमारा रिजल्ट आया, सो वी आर वेरी हैप्पी फॉर दैट। और स्कूल मतलब क्या क्या एक्टिविटीज़ का आयोजन करती है ताकि जो बच्चे हैं वो अच्छे स्कोर हासिल कर सके 10th और 12th बोर्ड? स्कूल में रेगुलर स्टडीज़ तो मीन्स पीरियड तो होते हैं, उसके अलावा जो बच्चे बिलो एवरेज है या जिनको कुछ प्रॉब्लम होता है पढ़ाई में, कुछ कम होते हैं, तो उनके लिए हम टीचर्स स्पेशली जब भी उनके पास टाइम होता है या फिर बच्चे उनके पास आते हैं इवन आफ्टर स्कूल आवर्स या छुट्टी के दिन भी, अगर सैटरडे को स्कूल ख़त्म हो गया उसके बाद भी आते हैं, तो टीचर्स आर ऑलवेज रेडी टू हेल्प देम, और उनका कुछ भी डाउट्स वो क्लियर करते हैं, और जहाँ तक हो सके क्लासेस में भी उनको हेल्प करते हैं। और जब भी कोई भी बच्चा अगर हमारे पास आता है, पेरेंट्स भी आते हैं, तो वी ऑलवेज एनकरेज देम। आबू रोड के आकरा भट्टा क्षेत्र में देर शाम एक टेम्पो ट्रैवलर अचानक अनियंत्रित हो गया। बताया जा रहा है कि चालक का स्टीयरिंग से नियंत्रण खोते ही वाहन सड़क किनारे लगे बिजली के खंभे से जा टकराया। टक्कर इतनी तेज थी कि बिजली का पोल क्षतिग्रस्त हो गया और आसपास के क्षेत्र की बिजली सप्लाई बंद हो गई। हादसे के बाद मौके पर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। हालांकि गनीमत रही कि उस समय सड़क किनारे कोई व्यक्ति मौजूद नहीं था, जिससे बड़ा हादसा टल गया। घटना की सूचना मिलते ही सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और क्षतिग्रस्त टेम्पो ट्रैवलर्स को सड़क किनारे हटाकर यातायात सुचारू करवाया।
पाटन जिले के सिद्धपुर में गौ सम्मान आह्वान अभियान के तहत गौ रक्षा और गौवंश संरक्षण को लेकर बड़ी रैली आयोजित की गई। दैंथली 4 रास्ता से मामलतदार कार्यालय तक निकाली गई इस रैली में बड़ी संख्या में गौ प्रेमी शामिल हुए और गाय के सम्मान और संरक्षण को लेकर जोरदार मांग उठाई। प्रदर्शनकारियों ने गाय को राष्ट्रमाता का दर्जा देने और अलग से गौ मंत्रालय बनाने की मांग की। इसके साथ ही गौ हत्या के मामलों में आजीवन कारावास और दोषियों की संपत्ति जब्त करने जैसे सख्त कानून लागू करने की मांग भी प्रशासन के सामने रखी गई। आज रोज गौ सम्मान आह्वान अभियानની અંદર ગૌ માતા રાષ્ટ્રમાતા જાહેર થાય, ગૌ માતાની કતલ બંધ થાય, એના અનુસંધાનમાં અમે સિદ્ધપુરમાં મામલતદારશ્રીને એક આવેદનપત્ર આપ્યું છે, જેની અંદર ગૌ માતા સદાય માટે સુરક્ષિત થઈ જાય અને આ આવેદનની અંદર જે તે લોકો ગૌ ભક્તો, શહેરીજનો, સાધુ સંતો, ગૌશાળાના હિન્દુ સંગઠનો જે પણ સભ્યો પધાર્યા એ તમામનો અમે દિલથી ખૂબ ખૂબ આભાર માનીએ છીએ અને ભવિષ્યમાં પણ આ રીતે જ બધા એક સાથે જોડાયેલા રહેજો અને ગૌ માતા રાષ્ટ્રમાતા જાહેર થાય એની અંદર ખરાબ દિલથી પૂર્ણ રીતે સમર્થન આપજો એવી અમારી અભિલાષા છે। आंदोलनकारियों ने चेतावनी दी थी कि यदि उनकी मांगें पूरी नहीं हुई तो वर्ष 2027 में दिल्ली में धरना और उपवास आंदोलन किया जाएगा। रैली के दौरान गौवंश की घटती संख्या पर चिंता जताई गई। इसके अलावा स्कूलों में गौ विज्ञान विषय को अनिवार्य करने, हाईवे पर हर 50 से 100 किलोमीटर पर गौ एम्बुलेंस और ट्रॉमा सेंटर शुरू करने की मांग भी उठाई गई। साथ ही नदी किनारे और चारागाह भूमि को अतिक्रमण मुक्त कर गौचर विकास बोर्ड के अधीन लाने की मांग की गई। हमें सभी सिद्धपुर नगरवासी आज कलेक्टर ऑफिस में आए हैं गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित कराने के लिए। ये हमारी अपेक्षा है साधु संतों गौ भक्तों ने कि हमारी अपेक्षा को ध्यान में लेकर के और हमारी बात को सुना जाए। ये हमारी अपेक्षा है, गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित किया जाए, कत्ल खाने में जाने से बंद किया जाए। वडोदरा के एसएसजी हॉस्पिटल में जूनियर डॉक्टर के साथ हुई घटना के बाद रेजिडेंट डॉक्टर और जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन द्वारा सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने की मांग की गई थी। अस्पताल परिसर में पहले से सीसीटीवी कैमरे मौजूद होने के बावजूद कई स्थानों पर डार्क स्पॉट और सुनसान इलाकों को लेकर चिंता जताई गई। डॉक्टर ने अतिरिक्त सीसीटीवी कैमरे लगाने और सुरक्षा गार्ड्स की संख्या बढ़ाने की मांग की थी। इसी को लेकर आज जोन 2 की डीसीपी मंजिता वणजारा, अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर रंजन अय्यर, आरएमओ डॉक्टर हितेंद्र चौहान, जेडीए प्रतिनिधियों, अस्पताल प्रशासन और सिक्योरिटी एजेंसी की टीम ने अस्पताल और हॉस्टल परिसर का संयुक्त निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान सुरक्षा व्यवस्था, सीसीटीवी कवरेज और डार्क स्पॉट की समीक्षा की गई। प्रशासन का कहना है कि जल्द ही आवश्यक सुरक्षा कदम उठाए जाएंगे। अय्यर साहेब સાથે મેડિકલ વિભાગના બધા રિપ્રેઝેન્ટેટિવ, અમારા વડોદરા શહેર પોલીસના સમગ્ર પોલીસ વિભાગના એસીપી અને પીઆઈ અને ટ્રાફિક વિભાગ સાથે સાથે દબાણ શાખા અને સિક્યોરિટીના બધા ઇન્ચાર્જ ભેગા થઈને એક સુરક્ષા અંતર્ગત આખી ડ્રાઈવ ચાલી રહી છે, જેની અંદર કયા કયા વિભાગોમાં કેટલી ભીડ હોય છે, એના કેમેરા કાર્યરત છે કે નહીં, એના સિક્યોરિટી સાથેનું બ્રીફિંગ, પોલીસ સાથેના કનેક્શન, સાથે સાથે અહીંયા જેટલા પણ વ્હીકલ્સ છે તો ઘણી વખત પેશન્ટ ઉતાવળમાં હોય છે અથવા તો ઉદ્વેગિત મનમાં આવતા હોય છે, તેમના વ્હીકલ્સની ચાવી અંદર રહી જતી હોય છે, તો કેવી રીતે વ્હીકલ એ લોકો બિનવારસી છોડી દેતા હોય છે એ આપણે બચાવવા માટેના સાથે સાથે સીસીટીવી કેમેરા કાર્યરત છે કે નહીં, લોકોની ભીડ, ક્રાઉડ મેનેજમેન્ટ, આખા એક સમગ્ર એસઓપી તૈયાર થઈ રહી છે। એની સાથે આ એક જોઈન્ટ વિશ્લેષણ પ્રોગ્રામ પણ ચાલુ છે અને અમે લોકો એક જોઈન્ટ ડ્રાઈવ કરી અને વધારે એસએસજી હોસ્પિટલની સુરક્ષા સઘન થાય એ માટે આ એક સંયુक्त પ્રયાસ ચાલુ છે। न्यूज रूम से खबरों का सिलसिला बदस्तूर जारी रहेगा, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए वीएनएम न्यूज। होटल तारासंस महाराजा सयाजीराव की नगरी में आधुनिकता को संजोती एक ऐसी भव्य होटल जो आपको कराती है कभी न भुला पाने वाला एहसास। तारास किचन के डाइनिंग में आपको मिलता है अलग अलग क्यूजिन्स का डिलीशियस प्योर वेज टेस्ट। तारास कंट्री काफे में फ्रेंड्स और फैमिली के साथ बिताए पल आपको करते हैं तरोताजा।
ताराज बेकरी बाइट्स की हर एक बाइट आपके टेस्ट बड को करती है सेटिस्फाइड। तारासंस में वैकेशन मनाना हो या स्टेकेशन, आधुनिक लाइफस्टाइल को फुलफिल करता है एक बेहतरीन अनुभव। छोटी बड़ी पार्टी हो या सगाई शादी जैसे बड़े मौके, बिजनेस मीटिंग हो या करनी है कोई इवेंट, तारासंस के अलग अलग कैपेसिटी के बैंक्वेट आपके खास मौके को बनाते हैं बेहद शानदार। होटल तारासंस बिहाइंड यश कॉम्प्लेक्स, गेरी रोड, नियर सुंदरम नगर, गोत्री रोड, वडोदरा। Is this the new RUV? Yes, it's the BG RUV 350. First time in India. With 16-inch alloy wheels, a hyperdrive motor for tough roads, and all-metal sturdy body, BG Electric presents India's first RUV. V&M Foundation, transforming lives, empowering communities. Inspired by the late Shri A.D. Vyasa's life journey, the V&M Foundation was established in 2018, dedicating and making a positive and enduring impact on lives of individual and community. V&M Foundation is working on issues that can improve the society today and tomorrow. Health and education, environmental wellness, inclusion, women empowerment, sports, art and culture. Collaborate with us. Sponsor a project through an annual CSR fund. Support activities and events for community welfare. Elevate your brand through annual association with V&M Foundation. Volunteer your time and skill. Donate now and claim an 80G tax exemption. V&M Foundation is registered under Section 80G of the Income Tax Act. V&M Foundation, transforming lives, empowering communities. For more details, contact 918738 72606 or 919879 572606. શું વાત કરો છો? અણખોલ કે વાઘોડિયા રોડ પર ફ્લેટ શોધી રહ્યા છો અને કામાક્ષી એવન્યુ હજુ વિઝિટ જ નથી કરી? જીવનના સૌથી મોટા ડિસિઝનમાં આવી ભૂલથી પણ ના કરશો. હમણાં જ સર્ચ કરો કામાક્ષી એવન્યુ અને પહોંચી જાઓ અણખોલનો નંબર 1 પ્રોજેક્ટ સમજવા અને સેમ્પલ ફ્લેટ જોવા. અને હા, પોઝેશન આ વર્ષથી ચાલુ. Kamakshi Avenue. Call 98240 12323. Project Radar approved. अरवली जिले के धनसुरा में गौ सेवकों द्वारा गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित करने की मांग को लेकर रैली निकाली गई। धनसुरा 4 रास्ता से मामलतदार कार्यालय तक निकाली गई इस रैली में बड़ी संख्या में संत और गौ सेवक शामिल हुए। रैली के दौरान गौ माता राष्ट्रमाता के बैनर और नारों के साथ श्रद्धालुओं ने अपनी मांग बुलंद की। इस मौके पर झांझरी मंदिर के महंत विजय रामदास जी महाराज सहित बड़ी संख्या में गौ सेवक मौजूद रहे। અમારી એક જ માંગ છે, સમસ્ત ભારતની એક જ માંગ છે કે ગાયને ગૌ માતાને રાષ્ટ્રીય માતા ઘોષિત કરવામાં આવે। સમસ્ત જગ્યાથી આજે આવેદનપત્ર આપવામાં આવ્યા છે। સમસ્ત જગ્યા સમસ્ત અધિકારીઓને અને સરકારથી એક જ છે કે ગાય માતાને રાષ્ટ્રીય માતા ઘોષિત કરવામાં આવે। ધનસુરા તાલુકાના સમગ્ર હિન્દુઓ સમાજ તરફથી અને ગૌ ભક્તો તરફથી આજે ધનસુરા 4 રસ્તાથી રેલી સ્વરૂપે સૂત્રોચ્ચાર કરીને અમે મામલતદાર ઓફિસે પહોંચ્યા। મામલતદાર ઓફિસમાં ગૌ હત્યા પર પ્રતિબંધ લાગે, ગૌ માતાને રાષ્ટ્રમાતા જાહેર કરવામાં આવે એ માટે એક આવેદનપત્ર, એક લેખિત આવેદનપત્ર અમે મામલતદારશ્રીને આપ્યું છે। જે આવેદનપત્ર અમારી એક વિનંતી છે એમને કે વડાપ્રધાનશ્રીને, રાષ્ટ્રપતિશ્રીને અને ગુજરાતના મુખ્યમંત્રીશ્રીને પહોંચાડી અને ત્વરિત નિર્ણય લેવાય એવી અમારી સર્વેની લાગણી અને માગણી છે।
इनकम टैक्स फेडरेशन यूनियन और आईटी गोवा एसोसिएशन के संयुक्त मंच द्वारा अपने 10 सूत्रीय मांगों को लेकर आंदोलन तेज कर दिया गया है। इसी क्रम में वडोदरा के आयकर कार्यालय में कर्मचारियों ने हाफ डे वॉकआउट करते हुए सरकार तक अपनी आवाज पहुंचाई। इनकम टैक्स फेडरेशन यूनियन और आईटी गोवा एसोसिएशन के संयुक्त मंच द्वारा अपनी मांगों को लेकर लगातार आंदोलन किया जा रहा है। इससे पहले भी धरना कार्यक्रम आयोजित किया गया था और अब वडोदरा स्थित आयकर कार्यालय में कर्मचारियों ने पूरे दिन ऑफ डे वॉकआउट का विरोध दर्ज कराया है। कर्मचारियों के प्रमुख मांगों में 8वें वेतन आयोग का शीघ्र गठन, सीनियर और ओएएस पदों के भर्ती नियमों को अंतिम रूप देकर लागू करना तथा विभिन्न प्रशासनिक समस्याओं का तत्काल समाधान शामिल है। कर्मचारियों का कहना है कि उनके 10 सूत्रीय मांगों में से एक भी अभी तक पूरी नहीं की गई है, जिसके चलते आंदोलनों को तेज किया जा रहा है। कर्मचारियों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द समाधान नहीं हुआ तो 13 तारीख को फुल डे स्ट्राइक की जाएगी और आंदोलन जारी रहेगा। एक्चुअली हमने 10 सूत्री मांगे पहले ही अपना डिपार्टमेंट को दे चुके हैं, जिसमें से खास हमारा जो डिमांड है पे कमीशन इम्प्लीमेंटेशन का है, कैडर रिस्ट्रक्चरिंग का है जो बहुत पहले से पेंडिंग है। लास्ट कैडर रिस्ट्रक्चरिंग 2013 में हुई थी। 13 साल में जो वर्किंग डिपार्टमेंट का चेंज हुआ है उसके हिसाब से हमने वापस से कैडर रिफॉर्म्स की बात की है, लेकिन अभी तक वो फाइनलाइज नहीं हुआ है। हमारा कैरियर प्रोग्रेशन को लेकर के भी बहुत सारे इशूज़ है। नया रिक्रूटमेंट रूल्स पब्लिश हुआ है जिसकी वजह से हमारे बॉयज़ का कैरियर हैम्पर हुआ है। तो रिक्रूटमेंट रूल्स में मॉडिफिकेशंस के बारे में भी हमने ऑलरेडी अपना डिमांड रखा हुआ है। इसके अलावा एक आईसीटी पॉलिसी है हमारा, इंटरचार्ज ट्रांसफ़र पॉलिसी, काफ़ी टाइम से स्टॉप हो गई है। अकॉर्डिंगली काफ़ी सारे लोग अपने होम रीजन में नहीं जा पा रहे हैं। अपना इंफ्रास्ट्रक्चर को रिलेटेड है, इवन कंप्यूटर इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के या अदर इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के, लेकिन कोई भी डिमांड में अभी फ्रूटफुल कोई प्रोग्रेस हुआ नहीं। इसके लिए हमने अपना प्रोग्राम जारी रखा है और आगे भी जैसा इंस्ट्रक्शन होगा उसके हिसाब से हम अपना। गुजरात के हालोल के प्रसिद्ध तीर्थधाम पावागढ़ में रोपवे सुरक्षा को लेकर एनडीआरएफ और जिला प्रशासन द्वारा संयुक्त मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। पंचमहाल जिले के हालोल के अंतर्गत आने वाले प्रसिद्ध धार्मिक स्थल पावागढ़ में यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए एक व्यापक मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। पंचमहाल जिला प्रशासन और एनडीआरएफ के संयुक्त प्रयास से आयोजित इस अभ्यास का मुख्य उद्देश्य किसी भी आपात स्थिति में विभिन्न एजेंसियों के बीच समन्वय और प्रतिक्रिया क्षमता को परखना था। इस मॉक ड्रिल में एनडीआरएफ के साथ साथ स्थानीय पुलिस, फायर ब्रिगेड, एम्बुलेंस सेवा और क्यूआरटी टीम सक्रिय रूप से शामिल रही। आज यहाँ पावागढ़ में केबल कार रेस्क्यू पर एक मॉक ड्रिल आयोजित की गई, जिसमें एनडीआरएफ, यहाँ की लोकल जो केबल कार ऑपरेटिंग एजेंसी है, इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन और हेल्थ डिपार्टमेंट ने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया। सभी एजेंसियों ने काफ़ी अच्छा अपना रोल अदा किया। जैसा कि हम जानते हैं कि किसी भी मॉक एक्सरसाइज का मेन उद्देश्य उनकी सभी एजेंसियों के बीच का कोऑर्डिनेशन चेक करना और उनकी एफिशिएंसी चेक करना होता है। तो इस लिहाज से सभी एजेंसियों ने बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन शो किया और उम्मीद है कि अगर भविष्य में इस तरह की कोई इमरजेंसी होगी तो सभी एजेंसियां बेहतर तरीके से अपना रोल अदा कर पाएंगे। इसके अलावा बम स्क्वाड और डॉग स्क्वाड की टीमों ने भी सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने में भाग लिया। ड्रिल के दौरान ऐसी स्थिति का निर्माण किया गया जिसमें रोपवे में तकनीकी खराबी के कारण यात्री हवा में फंस गए हों। इस मौके पर अजय कुमार सिंह और एसजी रयानी सहित प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। उन्होंने पूरी ड्रिल का निरीक्षण कर तैयारी पर अपना संतोष व्यक्त किया। जिला वहीवटी तंत्र द्वारा आज एनडीआरएफના નેતૃત્વ હેઠળ પાવાગઢ ખાતે આકસ્મિક સંજોગ દરમિયાન શોધ બચાવની કામગીરી માટે મોક ડ્રીલનું આયોજન કરવામાં આવેલું હતું, જેમાં એનડીઆરએફની ટીમ, જે તાલુકા હેલ્થ ઓફિસર, પોલીસની ટીમ, તાલુકા વહીવટીતંત્ર હાજર રહીને મોક ડ્રીલનું सफलतापूर्वक आयोजन करवामा आवेल छे। गुजरात के पाटण के हारीज शहर में बड़ा हादसा हो गया, जहां एसबीआई रोड स्थित शॉपिंग सेंटर की 3 दुकानों की छत अचानक गिर गई। गुजरात के पाटण जिले के हारीज शहर में बड़ा हादसा हो गया, जहां एसबीआई रोड स्थित शॉपिंग सेंटर की 3 दुकानों की छत अचानक भर कर गिर पड़ी। हादसे के दौरान सड़क से गुजर रहे बाइक सवार उसकी चपेट में आ गए, जिसमें एक महिला समेत 2 लोग घायल हुए हैं। घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला।
गुजरात के वडोदरा के वार्ड नंबर 6 स्थित खोड़ियार नगर इलाके में आज अचानक सड़क का बड़ा हिस्सा धंस गया, जिसके चलते वहां एक विशाल गड्ढा बन गया। वडोदरा के वार्ड नंबर 6 के खोड़ियार नगर इलाके में अचानक सड़क का बड़ा हिस्सा धंस जाने से एक बड़ा सा गड्ढा हो गया। यह घटना पंचम 4 रास्ता की बताई जा रही है। अचानक जमीन धंसने से स्थानीय लोग घबरा गए और मौके पर भीड़ जमा हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय प्रशासन और नगर निगम की टीम मौके पर पहुंची और स्थिति का जायजा लिया। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस क्षेत्र में पहले भी जमीन की मजबूती को लेकर शिकायतें की गई थी। इसी दौरान मौके पर पहुंचे कांग्रेस कार्यकर्ता हैरी ओड ने प्रशासन पर नाराजगी जताते हुए जांच की मांग की। प्रशासन द्वारा गड्ढे को बैरिकेडिंग कर सुरक्षित किया गया है और मरम्मत कार्य की प्रक्रिया शुरू करने की बात कही गई है। જે મસ્ત મોટો ભૂવો થયો છે એ ભ્રષ્ટ અધિકારી અને ભ્રષ્ટ ભાજપની ચૂંટાયેલી પાક દ્વારા જે ભ્રષ્ટાચાર થયો છે એનું ઉત્તમ ઉદાહરણ છે। તમે જો કે એકદમ મોટો ભૂવો 3 રસ્તા પર જ વોર્ડ નંબર 6 ખોડિયાર નગરની અંદર જ્યારે પડ્યો હોય, ગઈકાલ રાતનો ભૂવો પડ્યો છે, તે છતાંય એનું કોઈ સમારકામ કરવામાં નથી આવ્યું અને પબ્લિકને જે છે રામ ભરોસે છોડવામાં આવી છે। તમે જો 3 રસ્તા પરથી જ્યારે વાહનો અવરજવર થતા હોય તો ગઈકાલ રાતનો ભૂવો પડ્યો હોય તો પણ એનું સમારકામ કરવું એ માટે અધિકારીઓ તસ્દી લેતા નથી। તો વહેલી તકે અમે અધિકારીઓને અનુરોધ કરીએ છીએ કે તમારી જેટલી પણ તમે ભ્રષ્ટાચાર કરતો એ વાત હોય એ ઠીક છે, પણ તમારે જ્યારે આ રીતે રોડ પર ભૂવા પડ્યા હોય તો લોકોનો જીવ જોખમમાં ના મૂકી આ કામગીરી જલ્દીથી થાય એવી અમારી અપીલ છે। અગર આ કામ કરવામાં નહીં આવે તો આનું જે પરિણામ છે એ તમારા વોર્ડ ઓફિસમાં તમે જોઈ શકશો એવી અમારી આશા સાથે તમને વિનંતી છે। उड़ीसा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी अपने 3 दिवसीय गुजरात दौरे पर हैं। इस दौरान वे अहमदाबाद, एकता नगर और अब वडोदरा पहुंचे। उड़ीसा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने वडोदरा में निवेशकों के साथ महत्वपूर्ण बैठक की। इस बैठक में मुख्यमंत्री ने गुजरात के विकास मॉडल की जमकर सराहना की और कहा कि देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सभी राज्यों में विकास तेजी से हो रहा है। उन्होंने निवेशकों को उड़ीसा में निवेश के लिए आमंत्रित करते हुए कहा कि एक बार भगवान जगन्नाथ के दर्शन के लिए उड़ीसा जरूर आए। मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि उड़ीसा में भी विभिन्न क्षेत्रों में लगातार विकास हो रहा है और वहां निवेश के लिए अच्छा माहौल तैयार किया गया है। इस मौके पर उन्होंने निवेश और उद्योग विस्तार को लेकर भी विस्तार से चर्चा की। गुजरात को आने में 3 दिन का प्रोग्राम था और वहाँ उड़ीसा का अच्छा डेवलपमेंट करते हुए उसी मन में लेते हुए हमने गुजरात को मेरे को आना पड़ा और गुजरात जैसा एक अच्छा गुजरात मॉडल जिसे बोला जाता है, इसी आधार पर वहाँ पश्चिम उड़ीसा का जो एक डेवलपमेंट स्टेट के नाते हम वहाँ जो हमारा पूंजी निवेशकारी लोग हैं उनके साथ मिलना था, पोर्ट देखना था और कोई सारे प्रोग्राम को प्रोजेक्ट को भी देखना था। 3 दिन रहते हुए कोई सारी प्रोजेक्ट को हमने देख लिया और ज़्यादा से ज़्यादा कैसे इन्वेस्टमेंट उड़ीसा जाएगा और इनवाइट करने के लिए, न्योता देने के लिए भी मैंने आया था। और पहला दिन अहमदाबाद में और मुंद्रा प्रोजेक्ट देखने के बाद हमने कल या दूसरा दिन हमने एकता नगर तो गए थे और आज वडोदरा में आते हुए वहाँ सारी निवेशकारियों के साथ इन्वेस्टमेंट उड़ीसा को लेने के लिए उनके साथ हमारा बातचीत हुआ, रोड शो हुआ और निश्चित रूप से बहुत बड़ा पॉजिटिव आज डिस्कशन हुआ। वो भी हमको उड़ीसा जाने के लिए वादा दिए हैं और आज उड़ीसा हमारा डबल इंजन सरकार के नाते उड़ीसा भी ऐसा ही एक रिच मिनरल स्टेट है, बहुत बड़ा हमारा कोस्ट लाइन है, कोई सारी पोर्ट भी है, रेल, रोड और मैन पावर के साथ हम अच्छा काम करने जा रहे हैं। एक संभावना के राज्य के नाते और माननीय प्रधानमंत्री जी का जब पूर्व भारत की
पूर्वोदय की परिकल्पना जो था उसको पूरा करने के लिए हमको बहुत बड़ा जिम्मेदारी भी दिए हैं। इसी आधार पर हम ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने के लिए उड़ीसा को, सारा भारत जो हम जा रहे हैं इन्वेस्टरों को उड़ीसा लाने के लिए, तो गुजरात में सबसे बड़ा हमारा एक बहुत बड़ा आज संपर्क हुआ। अहमदाबाद और वडोदरा के नाते हमने निश्चित रूप से अगले दिन में उड़ीसा इन्वेस्टमेंट करते हुए इंडस्ट्रियल सेक्टर में ज़्यादा हमारा प्रमोशन होगा। इसी आधार पर हमने तो इसे ही 20 लाख करोड़ की प्रोजेक्ट का MOU साइन कर चुका हूँ। वहाँ से भी कोई पहले ही को बहुत बड़ी कंपनी लोग उड़ीसा जाते हुए उनका भी प्रोजेक्ट वहाँ हो रहा है और वहाँ भी ग्राउंड ब्रेकिंग भी हो चुका है। और आज और ज़्यादा कंपनियों के साथ स्वयं मैंने आते हुए इनवाइट करते हुए वहाँ भी कोई सारी प्रोजेक्ट जा रहा है। मेरा मन कहता है निश्चित रूप से पश्चिम भारत और गुजरात का जैसे डेवलप हुआ, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हुआ, इंडस्ट्रियलाइजेशन ज़्यादा हुआ, इसी आधार पर अभी पूर्व भारत की अर्थात उड़ीसा की ज़्यादा इंडस्ट्री हो और उड़ीसा की ज़्यादा डेवलप हो। इसी आधार पर हमने जो आया वो दोनों पूर्व और पश्चिम का संपर्क ज़्यादा बढ़ाते हुए निश्चित रूप से अगले दिन में बहुत सारी इंडस्ट्री वहाँ एस्टैब्लिश करते हुए आगे बढ़ सकते हैं। गुजरात के वडोदरा के सांवली की DK कॉलेज को शिक्षा के क्षेत्र में नई उपलब्धि हासिल हुई है। प्राप्त जानकारी अनुसार कॉलेज को 2 नए कोर्स की मंजूरी मिली है। वडोदरा जिले के सांवली स्थित कॉलेज श्री सोमनाथ संस्कृत यूनिवर्सिटी की ओर से 2 नए कोर्स की मंजूरी मिली है। कॉलेज में अब स्वामी जी संस्कृति एवं योग प्रशिक्षण केंद्र शुरू किया जाएगा, जिसमें योग, वास्तुशास्त्र, ज्योतिष और टेम्पल मैनेजमेंट जैसे विषयों का अध्ययन कराया जाएगा। इसके अलावा स्वामी जी कंप्यूटर साइंस सेंटर को PGDCA कोर्स के लिए भी मंजूरी मिली है। कॉलेज प्रबंधन और ट्रस्टियों के मार्गदर्शन में मिली इस उपलब्धि को शिक्षा क्षेत्र में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। कॉलेज के आचार्य डॉक्टर वशिष्ठधर द्विवेदी ने विद्यार्थियों से इन नए पाठ्यक्रमों को लाभ उठाने की अपील की है। साथ ही मूल्य, ज्ञान और कौशल के साथ आत्मनिर्भर भविष्य की ओर का संदेश भी दिया गया। अपनी कॉलेज ने सोमनाथ यूनिवर्सिटी साथे एफिलिएटेड 2 नवा कॉलेजों की मंजूरी मળી છે। पहला कॉलेज में ધોરણ 12 પાસ योग, જ્યોતિષ, ટેમ્પલ મેનેજમેન્ટના કોઈ પણ પ્રકારના કોર્सेस છે અને એની સાથે સાથે વાસ્તુશાસ્ત્ર જેવા કોર્सेस પણ અન્ય ડિગ્રી अन्य कॉलेज करता તમે એમાં પ્રાપ્ત કરી શકો છો, એ ડિગ્રી તમે હાસિલ કરી શકો છો। કોલેજ ગ્રેજ્યુએશન પછીના જે વિદ્યાર્થીઓ છે, આજના જમાનામાં એઆઈનો જ્યારે જમાના હોય, ટેકનોલોજીનો જમાનો હોય ત્યારે કમ્પ્યુટર બહુ જરૂરી છે અને સાવલીમાં આવી રીતે PGDCA પોસ્ટ ગ્રેજ્યુએટ કમ્પ્યુટર એપ્લિકેશન એવા ડિપ્લોમા કોર્સની કોલેજની મંજૂરી પણ અમારી કોલેજને પ્રાપ્ત થયેલું છે। આપણે ભીમનાથ મહાદેવના આશીર્વાદ, સ્વામીજીના જે કર્મભૂમિ છે એ કર્મભૂમિમાં આવા 2 પ્રકારના નવા કોલેજોનો સમાવેશ થાય છે। અમારા સંસ્થાના प्रमुख श्री है भास्करभाई पटेल साहेब, मंत्री श्री रोहितभाई साहेब है, उपप्रमुख कृष्णकांत भाई साहेब है, बाबूभाई है, ए लोगोने सतत मार्गदर्शन थी आ प्रकारना प्रयत्नों सफल थया छे। तो हूँ सावली नगरना तमाम एवा अभिभावकों ने विद्यार्थियों ने विनंती करूँ छूँ कि आओ अने आ प्रकारना कोर्स में जोड़ाओ अने आपनु करियर खूब सरस बनाओ, आत्मनिर्भर बनो અને જેવી રીતે અબ્દુલ કલામે કીધેલું છે कि सपना वो नहीं जो खुली आंखों से देखा जाए, सपना उसे कहा जाता है जो उसको सिद्ध किया जा सके, उस मंजिल तक पहुंचा जा सके। कॉलेज तो केवल मार्ग बताते हैं, लेकिन मंजिल तक पहुंचने के लिए स्किल जरूरी है। आइए स्किल प्राप्त करें અને આપણી કોલેજ સાવલીમાં આપણે પ્રવેશ મેળવીએ। ધન્યવાદ। भारत माता की जय। VNM टीवी की खबरें अब आप YouTube, Facebook, Instagram के अलावा OTT प्लेटफॉर्म्स पर भी लाइव देख सकते हैं। डेली हंट, जियो टीवी के 447 नंबर के चैनल पर VNM टीवी 24 घंटे आपके लिए उपलब्ध है। तो देखते रहिए VNM टीवी। न्यूज़ रूम से आज के लिए बस इतना ही। देश, दुनिया, शहर, जिले की तमाम खबरें लेकर हम कल फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।